आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर, देखकर न केवल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बल्कि आप हैरान रह जाएंगे कि गरीब मासूम बच्चों के साथ जानलेवा निर्ममता के आगे भी एक सिस्टम इतना लाचार और घुटने टेका हुआ नजर आता है। आजा गुड़िया, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ए गुड़िया, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। 17 नवंबर 2025 दोपहर 2 बजे रायपुर से 40 किलोमीटर दूर खरोरा इंडस्ट्रियल एरिया, मोजो मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट। बाहर से देखने में ये एक आम फैक्ट्री लगती है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस व गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन यानी एवीए ने संयुक्त रूप से रायपुर की एक मशरूम फैक्ट्री पर रेड मारी तो जो नजारा सामने आया उसे देखकर हर इंसान का दिल दहल जाएगा। अंदर थे 109 बच्चे, 68 मासूम बेटियां, 41 छोटे बच्चे उम्र 11 से 17 साल के बीच, जिनके हाथों में किताबें और कॉपी होनी चाहिए थी। वो हाथ फॉर्मेलिन से छिल गए थे। जिन आंखों में रंग बिरंगे सपने होने चाहिए थे, वो आंखें रसायन की जलन से सूजकर लाल हो चुकी थी। जिन पैरों को पार्क में दौड़ना चाहिए था, खेलकूद करते हुए जिंदगी जीनी थी, वो पैर बिना सेफ्टी बेल्ट के 3-3 मंजिला लोहे की जालियों पर चढ़ रहे थे। और जो मुस्कान इनके चेहरे की चमक बननी चाहिए थी, वो मुस्कान कब की मर चुकी थी। आजा गुड़िया, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ये आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को महीनों से किसी ने इन्हें बेटा बेटी कहकर नहीं पुकारा था। इन्हें सिर्फ गालियां मिलती थी, मारपीट किया जाता था और काम बेमौत काम। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 15 से 16 घंटे तक काम। न खाने का टाइम, न सोने का टाइम, न बाहर निकलने की इजाजत। फैक्ट्री के अंदर ही बने 2 छोटे छोटे कमरे जिनमें हवा तक नहीं जाती थी। वहां 50 से 60 बच्चे एक साथ ठूसे जाते थे। गर्मी में पसीना, ठंड में ठिठुरन और हर वक्त फॉर्मेलिन की भाप। न सोने की जगह, न बाथरूम के लिए सुविधा। गुटखा थूके कमरों में जैसे किसी ने अपराध कर दिया हो, वैसे कैद में रख दिया गया था। फॉर्मेलिन यानी फॉर्मेल्डिहाइड विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्रुप नंबर 1 कार्सिनोजन, मतलब कैंसर पैदा करने वाला केमिकल। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से नाक, गला, फेफड़े का कैंसर, ल्यूकीमिया और धीरे धीरे मौत। बड़े बड़े डॉक्टर भी इसे हाथ नहीं लगाते बिना ग्लव्स और मास्क के, लेकिन यहाँ 11 से 12 साल की बच्चियां नंगे हाथों से मशरूम के पैकेट्स में फॉर्मेलिन मिली मिट्टी भर रही थी। आंखों में जलन, सिर दर्द, उल्टी, खांसी और फिर भी काम। कहा जाता था, रोएगा तो मारेंगे, चिल्लाएगा तो और काम करवाएंगे। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं। कुछ बच्चे तो 6 साल से यहाँ कैद थे। 2019 में जब ये 11 साल के थे, तब इन्हें असम, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के गांवों से लुभावना झांसा देकर लाया गया था। एजेंट ने माँ बाप को कहा था, शहर में पढ़ाएंगे, अच्छा खाना, 5 से 6 हजार सैलरी देंगे। और फिर शुरू हुई नरक जैसी जिंदगी। शुरुआत में ये मामला तो लगा बाल श्रम का है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये गंभीर था। लड़कियों के साथ छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज, मानसिक और शारीरिक यातना, ये सभी इसी मामले से जुड़े थे। बच्चे सहमे हुए थे, इसलिए अभी उन्हें एक साथ काउंसलिंग के लिए रखा गया था, बाल संप्रेषण गृह में। वाकई ये सिर्फ बाल मजदूरी की बात नहीं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का घिनौना मामला है। सबसे शर्मनाक और खौफनाक बात ये है कि कोई ये पहली घटना नहीं है। इसी साल जुलाई 2025 में भी रायपुर की इसी मोजो मशरूम फैक्ट्री से 97 मजदूर इस नरक से छुड़ाए गए थे। द लेंस ने ये खबर लगातार दिखाई थी और उस वक्त भी ये फैक्ट्री लाइमलाइट में आई थी। कड़ी मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज हुई, फिर भी मामूली धाराओं में एफआईआर हुई। मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन चंद दिनों में सब कुछ शांत हो गया। वजह साफ थी, फैक्ट्री के मालिक अनिल तिवारी और मोनिका खैतान वे रसूखदार लोग हैं। इनके रसूख के पीछे बताते हैं कि सत्तारूढ़ दल से नजदीकी रिश्ता तो है ही, रायपुर के एक आला अफसर का
संरक्षण भी इन्हें है, जिनके बारे में चर्चा है कि वो इन मालिकों के गृह प्रदेश के इलाके से ही आते हैं। इसके अलावा पैसों का खेल तो है ही और अंततः केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फैक्ट्री फिर से चालू हो गई और बच्चों से कार्य करवाना जारी रखा गया, यानी नरक का धंधा बेखौफ चलता रहा। ये मामला बताता है कि सिर्फ छापा मारना या बच्चों को छुड़ाना काफी नहीं। जब तक रसूखदार अपराधियों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, तब तक ना तो इन मासूम बच्चों को न्याय मिलेगा, न ही ऐसे सफेद पोश लोगों के हौसले पस्त होंगे। इस मामले पर हमने रायपुर डीएम गौरव कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने द लेंस को कहा, ये कार्रवाई जिले की टीम ने नहीं की है। इस कार्रवाई के लिए ऊपर से टीम आई थी और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। जो लोग ऊपर से आए थे वहीं से प्रेस नोट या जानकारी आएगी। मुझे न संचालकों के बारे में जानकारी है, न ही कार्रवाई की है। सवाल उठता है कि जिले के भीतर प्रशासन के नाक के नीचे मासूम बच्चों को ऐसे जानलेवा खौफनाक काम में लगाया गया था, तो क्या कोई कानून, कोई तंत्र जो इसे रोकता और ऐसी क्रूरताओं पर अंकुश लगाता? ये अपने आप में रायपुर का प्रशासन ही नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार पर भी बड़ा सवाल है कि ऐसी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली से पहल हुई। दरअसल ये कार्रवाई तब हुई जब इस बात की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य को हुई और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन जेआरसी की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए रायपुर एसएसपी को निर्देश दिए, जिसके बाद डीएसपी नंदिनी ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोजो मशरूम फैक्ट्री पर छापा मारा। प्रियांक कानूनगो ने द लेंस से फोन में बातचीत में कहा, दुर्भाग्य से प्रशासन रसूखदार फैक्ट्री मालिकों को छोड़कर केवल बिचौलियों पर कार्रवाई करता है, जिससे ये अपराध रुकता नहीं। उन्होंने संबंधित 5 राज्यों की सरकारों से अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है तथा सभी बच्चों को तत्काल सुरक्षा में लेकर काउंसलिंग व कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में हमने दिल्ली से आए बचपन बचाओ आंदोलन, जो कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के तहत कार्य कर रहा है, उनके सीनियर डायरेक्टर मनीष शर्मा से बात की। इस बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पहली नजर में जहां ये केस सिर्फ बंधुआ मजदूरी का था, उनसे बातचीत में समझ आया कि ये पूरा मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाल श्रम, अमानवीय कृत्य, कम वेतन में मजदूरी, मारपीट, गाली गलौज, शारीरिक यातनाएं, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार जैसे कृत्य भी हुए हैं। देखिए, जुलाई में सबसे पहले ये मामला सुर्खियां बना था आपकी मीडिया के माध्यम से। खबर ये थी कि कुछ बंधुआ मजदूर वहाँ से किसी तरह भाग करके सड़क पर आए और कुछ भले लोगों ने उनकी हेल्प करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इनसे ज़बरदस्ती यहाँ काम कराया जा रहा है और इनको किसी स्टेडियम में ले जाया गया और फिर मीडिया के दबाव में किसी तरीके से उस पर छोटा मोटा कुछ एक एक्शन होता है। हालांकि वो एक्शन मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं था, पर ये एक तरह से बड़ी खबर बन जाती है और हम लोगों के संज्ञान में आता है। गाहे बगाहे कई जगह से ये भी आ रहा था कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर का मामला है, बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लाया जाता है, स्पेशली लड़कियों को झारखंड से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से और मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों से, जिसमें चाइल्ड लेबर भी है, बंधुआ मजदूरी भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल तो है ही। और दबी जुबान से ये भी सुनने में आया था कि कुछ लड़कियों ने किसी तरह के एलिगेशन भी लगाए हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आए और ये पता चला कि बहुत बड़ा एक कैंपस है जहाँ पर इनको गेट बंद कर करके काम कराया जाता है, मतलब बाहर जाने की फ्रीडम भी नहीं है। तो इसको लेकर के हमने फिर एनएचआरसी को रिक्वेस्ट किया और एनएचआरसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य माननीय श्री प्रियंक कानूनगो जी के द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ के एसएसपी साहब को निर्देश दिए गए और मुझे कहा गया कि आप एक बार एसएसपी साहब से मिल लीजिए। कल मैं अपनी टीम के साथ जब एसएसपी साहब से मिला तो एसएसपी साहब ने इमीडिएट जो है अपनी टीम का गठन किया और उसका लीड करते हुए डीएसपी नंदिनी ठाकुर मैडम और उनकी टीम के साथ हम लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर एक मोजो के नाम से एक मशरूम फैक्ट्री चल रही थी। इसमें हमारे साथ महिला बाल विकास के अधिकारी भी थे, संजय निराला साहब और उनकी टीम। और जाके हमने जब वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा कैंपस है, सैकड़ों की संख्या में वहाँ बच्चे रह रहे हैं, 24 घंटे वहीं रहना भी है, खाना पीना रहना भी उसी वर्क प्लेस पे सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करने का जितना भी हमें मौका मिला। और जब उन्होंने बताया कि साहब आज मैं 17 साल का हूँ, मैं पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ, किसी ने कहा कि साहब मुझे 4 साल हो गए,
लड़कियों ने भी यही कहानी कही। तो ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि साहब मुझे यहाँ से निकालो, अब मुझे ले चलो, मुझे अपने घर जाना है। हमने घूम घूम के जब वहाँ देखा मैम, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जगह बच्चे रह कैसे सकते, इंसानों के रहने लायक वो जगह नहीं थी। टॉयलेट बहुत ही गंदे थे, एक कमरे में, बदबूदार कमरे में सीलन आ रही है, कहीं भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है, बच्चे वहाँ रह रहे हैं, वहीं गुटखा थूका हुआ है, मतलब पीने का पानी साफ़ नहीं है, वगैरह वगैरह। जब हमने ये देखा फिर हम गए उस दूसरी साइड प्लांट में कि बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई, प्लांट्स लगे हुए हैं, और ज़रा सी चूक होते ही हो सकता है बच्चों के साथ किसी तरह की मिसहैपनिंग भी हो सकती थी। बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, मतलब माइनस टेम्परेचर में, क्योंकि वो जिस तरीके से वो मशरूम उगाते हैं वो उसको टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। वहाँ केमिकल्स के ड्रम्स पड़े हुए हैं, वो केमिकल्स उस मिट्टी में मिला के उसमें मशरूम उगाया जाता है, और उसको बच्चे अपने हाथों से लगा रहे हैं। 3-3 मंजिला एक पतली जालीनुमा टाइप का उन्होंने 3 मंजिला का वो लेयर बना करके उसमें कल्टीवेशन चल रहा है। अगर मतलब चढ़ते हुए उतरते हुए बच्चा गिर जाए, फिसल जाए तो पता नहीं क्या हो। जहाँ मैं और आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते उस स्मेल की वजह से, वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं। बातचीत हुई तो पता चला सुबह 6 बजे से लेके रात को 10, 11, 12 बजे तक बच्चों से काम कराया जा रहा है। ओवर टाइम करने से अगर बच्चा मना कर रहा है तो उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, मार पिटाई किया जा रहा है। ऐ हालत देख के मतलब कपड़े फटे हुए हैं, घर नहीं जा पा रहा है, बात नहीं हो रही। एक बच्चे ने तो ये भी कहा कि साहब रात में हम जब खाना मांगते थे तो हमको 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दिया जाता था। खैर वहाँ से हम लोगों ने निकाला, और फाइनली जब 131 बच्चे थे, लेकिन जो थोड़ा सा बड़े लगे हमको और जिनका कोई ऐसा शिकायत भी नहीं पाएगी, उनको हम लोगों ने वहाँ छोड़ा, और 109 बच्चे लेकर के हम निकले, और जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही थे। फिर उनको जो है, जो कि फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो लीगल एक्शंस की बात होती है, तो फिर एज पर एक्ट उनको रात में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स में रखा गया है। बच्चे जो है बॉयज़ होम में गए और लड़कियां गर्ल्स होम में गई हैं। तो अभी उनकी काउंसलिंग वगैरह चल रही है। बताया गया कि इसका बड़ा एक्सपोर्ट का काम है, कोई मिस्टर अनिल तिवारी करके, ये मोजो फैक्ट्री के मालिक हैं। कोई मोनिका खेतान का नाम भी आ रहा है। हालांकि पुलिस की जांच में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पर प्राइमा फेसी अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, या जो लोग वहाँ थे मैनेजमेंट के लिए, उन्होंने जो बताया उसके बेहद पे इनके खिलाफ पहले भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। जुलाई में भी अगर एक्शन हो जाता तो शायद इनकी इतनी हिम्मत नहीं बनती, और इस तरीके से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ये लोग नहीं करते। इस मामले पर हमने डीएसपी नंदिनी ठाकुर से भी बात की। द लेंस को उन्होंने बताया कि कार्रवाई अभी किन धाराओं के तहत की जाएगी, ये आगे वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के बाद पता चल पाएगा। और अभी बच्चों का आधार वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। उनके पेरेंट्स से भी संपर्क किया गया है और उन्हें बुलाया जा रहा है, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती कि पहली नजर में जो सूचना किसी का दिल दहला दे, उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए एक ऐसी प्रक्रिया चलेगी जिसमें काउंसलिंग है, वेरिफिकेशन है, आधार वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। उसके बाद कहीं जाकर अफसरों को ये स्पष्ट होगा कि अपराध क्या था, कि दरअसल नाबालिग बच्चों को इस खौफनाक जानलेवा काम में लगाने वाले लोग कौन हैं, और इस पर कार्रवाई क्या की जाए। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे सभ्य समाज में जी रहे हैं जहां संविधान और कानून का राज हो? क्या आपको नहीं लगता है कि एक बार फिर से तंत्र इन रसूखदारों को बचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है? फिलहाल काउंसलिंग के दौरान ये पता चला है कि रेस्क्यू किए गए बच्चों में कुछ वही है जिन्हें जुलाई में भी बचाया गया था। ठेकेदारों ने उन्हें फिर से काम दिलाने के नाम पर यहां लाकर फंसा दिया। अधिकतर बच्चे असम, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, एमपी और पश्चिम बंगाल से हैं। हर राज्य में अलग अलग ठेकेदार मजदूरों की सप्लाई कर रहे थे। कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री का तार जिन रसूखदारों से जुड़ा हुआ है, उन्हें प्रशासन और सरकार में पकड़ रखने वाले सत्ताधारियों का संरक्षण है। इसी वजह से पहले की जांच दबा दी गई थी। मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद एनएचआरसी ने खुद मामले को गंभीरता से लिया और 3 महीने की जांच के बाद सोमवार को दोबारा छापा मारा गया। फिलहाल एनएचआरसी ने दोनों फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए हैं। जांच पूरी होने तक यहां ताला रहेगा। अब सुनिए कानून क्या कहता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई भी काम करवाना पूरी तरह गैर कानूनी है। 14 से 18 साल के किशोरों को जो भी खतरनाक काम होते हैं, जैसे कि रसायन, भट्टे या फैक्ट्री की भारी मशीनरी काम, ये सभी नहीं कराया जा सकता। बाल मजदूरी करवाने पर मालिक को 2 साल तक की जेल या 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अभी तक अफसरों ने इन बच्चों की समुचित स्वास्थ्य जांच कराई है? इन पंक्तियों को लिखे और बोले जाने तक द लेंस को जो जानकारी मिली है वो संवेदनहीन प्रशासनिक और सरकारी तंत्र की निशानी है। और जानकारी ये है कि इन्हें रेस्क्यू किए जाने के 48 घंटों के बाद तक इनकी स्वास्थ्य जांच नहीं कराई गई है। क्या आपको नहीं लगता कि इन बच्चों के अपराधी कोई सिर्फ मोनिका खेतान या कोई अनिल तिवारी नहीं है, बल्कि वो पूरा सिस्टम है जिसमें इन तिवारियों और खेतानों को बचाने वाले अफसर शामिल हैं, नेता शामिल है, आंख मूंदा प्रशासन शामिल है, आंख मूंदी सत्ता भी शामिल है। और सिर्फ ये लोग ही क्यों, वो विपक्ष भी, वो तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन, वो मीडिया जिन्हें ऐसे मामलों में मुखर हस्तक्षेप करना चाहिए था, उनकी नाकामी भी तो इस अत्याचार के लिए जिम्मेदार है। ये सिर्फ मोजो मशरूम की कहानी नहीं है, ये सिर्फ 109 बच्चों की कहानी नहीं है, ये उन हजारों बच्चों की चीख है जो अभी भी किसी फैक्ट्री, किसी भट्टे या किसी खतरनाक जगह में कैद हैं और जानलेवा काम कर रहे हैं। द लेंस इस स्टोरी के जरिए, इस वीडियो के जरिए अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आपको कहीं भी बाल मजदूरी या ट्रैफिकिंग दिखे तो चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1098 1098 इस पर तुरंत कॉल करें, क्योंकि कोई भी बच्चा अकेला नहीं है। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज और यासीन मेमन के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।